हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम्स मैगज़ीन के एक रिपोर्ट के बारे में, जहाँ पे उन्होंने 2024 में कहाँ-कहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, पूरा एक रिपोर्ट तैयार किया था। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप बनाया है कि कहाँ-कहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। जो-जो कंट्रीज़ रेड मार्क्स में हैं, तो वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। उनके जनरल इलेक्शंस या फिर प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस होने वाले हैं। तो देखिए, इस वर्ल्ड मैप को मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। तो देखिए 2024 एक बहुत ही मेजर साल होने वाला है, क्योंकि 2024 में अराउंड 4 बिलियन पीपल्स आर गोइंग टू वोट। ओके, 4 बिलियन पीपल्स, आप समझ सकते हैं 4 बिलियन पीपल बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है। तो देखिए, अमेरिका में, यूएसए में इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। और यूरोप में आप कह सकते हैं पूरा ऑलमोस्ट पूरा यूरोप ही इलेक्शंस में होने वाला है। और रशिया में इलेक्शंस होने वाले हैं। और एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बहुत सारे देशों में इलेक्शंस होने वाले हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप पूरा साउथ एशिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। और अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। ईस्ट एशिया में, कोरिया में इलेक्शंस होने वाले हैं। ताइवान में इलेक्शन होने वाले हैं। तो देखिए 2024 एक बहुत ही मेजर साल रहने वाला है इलेक्शन के मामले में, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी रिपोर्ट के अंदर चलते हैं, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला यहाँ पे आता है इंडिया। देखिए, इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, क्योंकि देखिए इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन लाया करते हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1.44 बिलियन पॉपुलेशन लाया करते हैं इंडिया में। तो देखिए, इंडिया एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। तो यहाँ पे भी 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो यहाँ के इलेक्शंस के एक रिपोर्ट निकाला था इंडिया टुडे ने, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैसे 2019 में एनालिसिस किया था, 2014 में इलेक्शंस के एनालिसिस किया था कि बीजेपी कैसे पावर में आई। तो अभी आप भी जानते होंगे कि एक जो अभी स्टेट इलेक्शन में 4 स्टेट में इलेक्शंस हुए थे, और उनमें से 3 स्टेट में बीजेपी ने जीत हासिल किया था, ठीक है। तो आप पूरा ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो मैं इंडिया के इलेक्शंस के बारे में इतना डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। तो देखिए, अब चलते हैं हम यूरोप के इलेक्शंस के बारे में, ठीक है। यूरोप देखिए, यूरोप एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। बहुत सारे देश मिलके यूरोप होते हैं। तो यूरोप के, आप कह सकते हैं यूरोप का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूरोप के इलेक्शंस का। तो समझिए, यूरोप के साथ आज अभी हमारा बातचीत चल रहा है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन करने के लिए, ठीक है। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री और यूरोप के यूरोपियन पार्लियामेंट है, और यूरोप के बहुत सारे देश है, वो भी पुश बैक कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। क्योंकि देखिए, अभी इंडिया और यूरोप का ट्रेड रफली अराउंड 100 बिलियन के आसपास ही है, ठीक है। तो अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, तो नो डाउट कि ये ट्रेड आराम से 200 बिलियन प्लस भी जा सकता है, या फिर 300 बिलियन प्लस भी जा सकता है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का, और यूरोप देखिए, यूरोपियन यूनियन का इलेक्शंस भी जनरली डिसाइड करेंगे कि यूक्रेन और इजराइल वार के बारे में। क्योंकि यूरोप में यूक्रेन और रशिया का वार अभी 1 साल, ऑलमोस्ट 2 साल होने को है, आप कह सकते हैं। तो यूरोप कैसे फंडिंग प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, सब कुछ यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस में डिसाइड होगी। कौन सी पार्टी आएगी, कौन उस पार्टी का पर्सपेक्टिव क्या है यूक्रेन की ओर, रशिया की ओर, इजराइल गाजा के वार की ओर। तो यूरोपियन यूनियन का इलेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन, आप कह सकते हैं, वर्ल्ड में, ठीक है। अब आते हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन के। देखिए, ये तो आप कह सकते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते ऐसा इलेक्शन से। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शंस जनरल 2 पार्टी के अंदर होता है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, आपको पता होगा। अभी जो बाइडेन पावर में है। तो नेक्स्ट साल अगर जो भी इलेक्शन होगा, तो यूएसए के जो भी इलेक्शन होंगे, तो इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, यूएसए में अगर ट्रम्प इस बार पावर में आते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा। क्योंकि देखिए, ट्रम्प जनरली एक्टिव रहते हैं वार के प्रति। उनका चाइना का उन्होंने एक ट्रेड वार भी शुरू किया था चाइना के अगेंस्ट, तो वो भी बहुत ही इम्पैक्टफुल किया था। और उन्होंने, उनके टाइम में पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड मिल रहा था, वो भी स्टॉप हो गया था, वेरएज़ जो बाइडेन के टाइम वो थोड़ा शुरू हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का इलेक्शन वर्ल्ड में, और इंडिया के पर्सपेक्टिव की ओर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन की ओर। देखिए, पाकिस्तान में तो मैं श्योर हूँ कि इमरान खान पावर में नहीं आने वाले। क्योंकि देखिए, इन्होंने बहुत ही ख़राब स्टेटमेंट दे दिए थे उनके आर्मी की ओर। और आपको पता होगा, पाकिस्तान में नाम के सरकार है, पर सब कुछ कंट्रोल करती है उनकी आर्मी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में इमरान खान तो पावर में नहीं आने वाले। तो पता नहीं, शहबाज शरीफ आ सकते हैं, या फिर उनके पार्टी के कोई मेंबर ही आ सकते हैं। तो वो जनरली उनकी आर्मी ही डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान में क्या होगा, ठीक है।
तो उसके बाद पाकिस्तान के बाद और एक मेजर देश आता है बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश का मतलब बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है, तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश का इलेक्शन बहुत ही इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश में अगर शेख हसीना आ जाएगी तो जनरली इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट के कन्वर्सेशन ठीक ठाक रहता है। वैसे अगर बांग्लादेश में कोई प्रो पाकिस्तान या प्रो चाइना गवर्नमेंट आ जाते तो इंडिया का बहुत ही ख़राब होगा। ठीक है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं डिज़ास्टर टाइप होगा। उसके बाद आता है रशियन फेडरेशन। देखिए रशियन फेडरेशन के बारे में तो आपको पता ही है, मोस्ट प्रोबेबली व्लादिमीर पुतिन ही पावर में आएंगे, अनलेस अनटिल मैं इफ लगा के चल रहा हूँ कि कोई कूप हो जाए या फिर कोई मिलिट्री कुछ दंगा हो जाए या फिर मतलब प्रोटेस्ट हो जाए, एक बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट हो जाए कि मतलब व्लादिमीर पुतिन को पावर से हटाना है, एक डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए, बस मोस्ट प्रोबेबली व्लादिमीर पुतिन ही आने वाले हैं पावर में। ठीक है, उसके बाद हम सीधा आते हैं यूनाइटेड किंगडम के इलेक्शंस की ओर। देखिए यूनाइटेड किंगडम आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट नहीं है। देखिए यूनाइटेड किंगडम का इलेक्शन बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के अंदर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक एफटीए का एक डिस्कशन चल रहा है, और अभी वो थोड़ा थम गया था क्योंकि खालिस्तान के इशू और बहुत सारे इशू सामने आ रहे थे। बट यूनाइटेड किंगडम के जो भी इलेक्शंस हो गए पार्लियामेंट के इलेक्शंस, उसमें कौन सी पार्टी पावर में आएगी, उस पार्टी का इंडिया के पर्सपेक्टिव क्या, इंडिया के और पर्सपेक्टिव क्या होगा, वो सब आप मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप कह सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए यूके का इलेक्शन 2026 में भी हो सकता है या फिर 2025 में भी हो सकता है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि 2025 में ही होगा, 2024 में होने का थोड़ा चांस कम है, क्योंकि उनका पता होगा आपको कि उनके करेंसी का एक डाउनफॉल आया था, बहुत ही मतलब पाउंड स्टर्लिंग बहुत नीचे चला गया था, यूके की इकोनॉमी थोड़ी मतलब हिलचल गई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली यूके का इलेक्शन 2025 में ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया। आप कह सकते हैं कि साउथ कोरिया का इलेक्शन जो होगा वो इतना मेरे हिसाब से कुछ मतलब इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, क्योंकि साउथ कोरिया मतलब इन द एंड इतना इम्पैक्टफुल रोल नहीं प्ले करता वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में। तो उसका इलेक्शन के मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि जो भी सरकार आएगी वो प्रो यूएसए ही रहेगी, तो उसका कुछ भी चेंज वगैरह नहीं होगा, इसका फॉरेन पॉलिसी में कुछ भी चेंज वगैरह नहीं होगा। रेसिज्म देखिए साउथ कोरिया में वैसे ही रहने वाले हैं अनटिल अनलेस उनकी गवर्नमेंट कुछ मेजर एक्ट पास कर लेती हैं। तो रेसिज्म तो अभी साउथ कोरिया में बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है, तो वो उनको गवर्नमेंट को कुछ करना होगा, वरना उनको गवर्नमेंट को अगर देखें तो मोस्ट प्रोबेबली प्रो यूएसए ही रहने वाली है। ठीक है, तो साउथ कोरिया का इलेक्शन मेरे हिसाब से इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा वर्ल्ड में। उसके बाद आते हैं हम यूक्रेन के इलेक्शन। देखिए यूक्रेन अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, बट देखिए अभी तो आपको पता होगा यूक्रेन में रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसके कारण उनके प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने मार्शियल लॉ इम्पोज करके रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे शायद इलेक्शन नहीं हुए अभी अब। तो उसके बाद आते हैं हम सीधा नॉर्थ कोरिया के इलेक्शन। तो देखिए नॉर्थ कोरिया के इलेक्शन आपको पता होगा कौन पावर में आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसके बारे में कुछ नहीं करूँगा, मैं बस नाम लिख लो किंग जोंग उन। ठीक है, यही पावर में आने वाले हैं। उसके बाद आते हैं ताइवान के इलेक्शन के। बट देखिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के इलेक्शन में इतना इंटरेस्ट थोड़ा आता है, क्योंकि आपको पता होगा अभी किंग जोंग उन ने एक स्टेटमेंट पास किया था कि हम कभी भी वार कर सकते हैं साउथ कोरिया के खिलाफ। तो वो एक स्टेटमेंट बहुत ही हार्श स्टेटमेंट था, तो उसकी वजह से शायद 2024 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया थोड़े न्यूज़ में रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ताइवान की ओर। देखिए ताइवान का इलेक्शन मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ताइवान में अभी आपने भी सुना होगा कि इंडियंस के खिलाफ बहुत रेसिज्म हो रहा था, कि उनके लोग सड़क पे उतर आए थे कि इंडियंस को अलाउ मत करो यहाँ पे आने के लिए। वो छोड़ा, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी बात करेंगे कि ईस्ट एशिया में कैसे रेसिज्म बहुत ही हाई लेवल पे होता है। देखिए ताइवान का जनरली इलेक्शन क्यों मैटर करता है कि ताइवान में कौन सी सरकार आएगी और उस सरकार का इंडियन के फॉरेन पॉलिसी में क्या रोल होने वाला है, कि इंडियन नेवी को वो ताइवान वहाँ पे एंट्री देगा, इंडिया की कंपनी में आके निवेश करेगा, इंडिया के जो जीडीपी में आके निवेश करेगा, इंडिया की इकोनॉमी में आके ताइवान की कंपनी निवेश करेगी या नहीं। तो इसके लिए ताइवान का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उनकी सरकार का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और बाकी 2024 ताइवान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल हो सकता है, क्योंकि चाइनीज़ इन्वेंशन के पे एक रिस्क है। तो क्योंकि यूएसए आपको पता होगा अभी 2 वार में लगातार घुस चुका है, तो ताइवान के थर्ड वार को ये मतलब फंड करने के लिए
बहुत मुश्किल हो सकता है यूएसए के लिए, ठीक है। अभी अगर ट्रम्प के स्टेटमेंट्स भी अभी सुना होगा कि उन्होंने भी कहा है कि ताइवान के वार में इतने इंटरेस्ट नहीं है वो, ताइवान और चाइना के वार में। तो देखिए वो एक अलग टॉपिक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद श्रीलंका का इलेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। श्रीलंका जनरली मोस्टली न्यूट्रल ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि देखिए श्रीलंका ने चाइना से भी पैसा उधार लिया है, बहुत सारा पैसा, और इंडिया के साथ वो अपना मतलब फ्रेंडशिप तोड़ना भी नहीं चाहती क्योंकि इंडिया भी बहुत सारा फंड प्रोवाइड करता है श्रीलंका को। अभी जो क्राइसिस आया था श्रीलंका के, तो वहाँ पे भी इंडिया ने बहुत सारा मतलब पैसा दे के बहुत थोड़ा गवर्नमेंट स्टेबलाइज किया था। तो देखिए श्रीलंका मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रल पर्सपेक्टिव भी मेंटेन करने वाला है बोथ चाइना और इंडिया के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका का डेट भी नहीं मेंशन किया गया क्योंकि श्रीलंका कब इलेक्शंस होगा वो अभी डिसाइड भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इन कंट्रीज़ का एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इन कंट्रीज़ का इलेक्शन एक मतलब ग्लोबल वर्ल्ड में। बाकी देखिए बाकी बहुत सारे देशों में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मैं ये रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप पूरा जाके पढ़ सकते हैं कि किन-किन देशों में इलेक्शन होने वाले हैं, कहाँ-कहाँ इलेक्शंस होंगे, कहाँ-कहाँ नहीं होंगे, तो पूरा आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ 2 रिपोर्ट की ओर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है। ये है एक यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ का एक रिपोर्ट है। मतलब देखिए द गार्जियन ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया था कि यूरोपियन यूनियन में अभी क्या चल रहा है कि ना लोग ज़्यादा राइट विंग पार्टी को वोट करने का सोच रहे हैं। मतलब राइट विंग एक कह सकते हैं राइट विंग पार्टी अभी एक डोमिनेंट फेस में चल रही है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वार के टाइम भी ये हुआ था कि राइट विंग पार्टी भी सब पावर में आई थी, तब वार हुआ था। अभी देखिए यूरोप में 2 वार का टेंशन है, इजराइल और हमास वार, और उसके बाद रशिया और यूक्रेन वार। तो यूरोप के लोग भी अभी थोड़े मतलब राइट विंग विचारधारा के हो चुके हैं। तो देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट था, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक बाइडेन इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, देखिए देखिए इसकी वजह से बाइडेन का जो अप्रूवल रेटिंग है वो अभी बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि आपको पता होगा बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डंक की प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इलीगल इमिग्रेशन के जो भी मतलब पॉलिसीज़ थे वो मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ी कर दिए गए थे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इलीगली एंटर कर रहे थे यूएसए में, ठीक है। तो उसकी वजह से ऑपोजिशन पार्टी ने भी बाइडेन को बहुत सारा सुनाया था, उनके कांग्रेस में भी बहुत सारे डिस्कशंस वगैरह हुए थे। तो वो एक अलग टॉपिक है और उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। मैं ये रिपोर्ट पूरा जो फोर्ब्स का रिपोर्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक कि वर्ल्ड इलेक्शंस कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अब पूरा वीडियो समझ गए होंगे आई होप। तो थैंक यू, जय हिंद।